हेलो, वेलकम बैक डिजी स्कूल विद आरती। तो आइए दोस्तों, आज हम टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए, इसे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम अपने टॉप 20 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बिना देर किए आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देते रहिएगा और आप हमें आपके कितने स्कोर हुए, 20 में से आपने कितना स्कोर किया, उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, फातिमा बीबी, सुष्मिता सेन, उमा भारती। तो आपको हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहना है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, जिसका करेक्ट आंसर होगा फातिमा बीबी। ये हमारी केरल से थी और कब थी ये? 1989 में ये सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी और उससे पहले तमिलनाडु की राज्यपाल रह चुकी हैं। और हम जानते हैं कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक तो कोई नहीं है, आगे कौन बनेंगे? तो वो हमारी कौन बनने वाली है 2027 में। कब? 2027 में प्रस्तावित है ये वी नागरत्ना। कौन है? वी नागरत्ना। वी नागरत्ना ये आपकी 2027 की भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ओके, तो चलिए आप जो मैं एडिशनल जानकारी आपको देती हूँ उसे भी आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलें। चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा इसका आंसर कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो 15 अगस्त। कब बने थे? 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो पहले प्रधानमंत्री के पद पर आपके जो नियुक्त हुए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये किस पार्टी से थे? तो हम आपको बता दें कि ये हमारे थे कांग्रेस से। किससे थे? कांग्रेस। दूसरे अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो हमारे हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी गोवा। तो आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत का वो कौन सा है? सिक्किम। तो चलिए और भी कुछ जानकारी इसमें देते हैं कि सिक्किम तो आपकी सबसे कम जनसंख्या वाला है। यदि हम आपसे पूछें कि घनत्व की दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है? गोवा। और यदि आपसे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो वो हमारा है यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। और यदि आपसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो वो कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का एडिशनल जानकारी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4,
वह जीव कौन सा है जिसका सिर कटने पर भी जिंदा रहता है? देखिए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए कि वह कौन सा जीव है जिसका सर कट जाने पर भी जिंदा रहता है। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी कॉकरोच, ऑप्शन सी मधुमक्खी, ऑप्शन डी गिलहरी। तो इसका आंसर आप हमें देंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? कॉकरोच। कॉकरोच का यदि सर कट जाए फिर भी वो लगभग 1 हफ्ते 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। अब इसकी जिंदा रहने के पीछे का रीजन ये है कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है क्योंकि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सर कटने के बाद भी जिंदा रहता है। ओके, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी रख लिए हैं कि वो कौन सा देश ऐसा है जहाँ के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मोनो देश, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी चीन। तो आपके दिमाग में इसका आंसर आ रहा होगा कि शायद वो चीन हो या फिर भारत। भारत तो नहीं है, तो चलिए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा बी, मोनो देश के लोग क्या करते हैं? कुत्ते का दूध पीते हैं। और आपको एक और जानकारी देते हैं कि घाना में कुत्ते का मांस खाया जाता है। घाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि वो कौन सी पक्षी है जो सबसे अधिक अंडे देती है। ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी तोता या ऑप्शन डी भूरा तीतर। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हमारा होगा क्या? भूरा तीतर, जो कि सबसे अधिक अंडे देती है। आपको बता दें ये हमारी कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पर ये पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, चलिए। और एक समय में मतलब एक समय में ये कितने अंडे देती है? 22। कितने? 22 अंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कर रहे हैं। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग इधर है बच्चों। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है? तो आप हमें बताएंगे कि वायुमंडल का वो कौन सा परत है जहां पर हमारा ओजोन परत पाया जाता है। तो क्या वो हमारा क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है या बहिर्मंडल है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा बी, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं और लगभग 90% कितने? लगभग 90% हमारा क्या है? ओजोन गैस यहाँ पर पाई जाती है, जो कि क्या करती है? सूर्य की हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में? आपको बताना है कि हमारा भारत किस गोलार्ध में है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है। और कौन सा महासागर होता है? हिंद महासागर। तो अब आपको ये बताना है कि किस गोलार्ध में स्थित है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में है? तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और आपको पता होना चाहिए कि भारत के बीचों बीच हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। भारत के बीचों बीच हमारी कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा, जो कि भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
चाय कॉफी की बागवानी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लैटेराइट मिट्टी और डी काली मिट्टी। अब आपको अपना आंसर देना है कि चाय और कॉफ़ी की बागवानी के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी लैटेराइट मिट्टी। ये चाय कॉफ़ी की बागवानी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और चाय और कॉफ़ी कैसी फसल बताइएगा कि चाय और कॉफ़ी कैसी फसलें हैं? बागानी। कैसी फसलें हैं? बागानी फसलें हैं। इसके अंतर्गत आपके और क्या क्या आते हैं? नारियल, कपास, जूट, ये सब आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? ये हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप सबको देना है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, मेरठ। इन चारों ऑप्शन में से आपको अपना उत्तर देना है कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं। चलिए बिना देर किए हम इसका आंसर देते हैं लखनऊ। लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। और यदि आपसे कोई पूछे कि लखनऊ का मूल नाम क्या है, तो लखनऊ का जो मूल नाम है वो क्या है? लक्ष्मणपुर। क्या है? लक्ष्मणपुर। ऐसा कहा जाता है, ये हमारी कहानियों में है कि जब राम जी विजय के पश्चात लक्ष्मणपुर नाम का एक शहर बसाए थे और उस जगह का नाम उन्होंने लखनपुर रखा था। लखनपुर से धीरे धीरे इसका नाम क्या हो गया? लक्ष्मणपुर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत की किस झील में नमक का उत्पादन किया जाता है? वो कौन सी झील है जिससे नमक निकाला जाता है, जिससे नमक का उत्पादन होता है? तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्या हमारा ऑप्शन है ए लोकटक झील, बी सांभर झील, सी वुलर झील और डी चिल्का झील। इसका आंसर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपने एक एक ऑप्शन को देखते हैं। लोकटक झील। लोकटक झील हमारा कहाँ है? मणिपुर में। और वो किस लिए फेमस है? वहां पर एक मात्र तैरता हुआ पार्क पाया जाता है, इसलिए ये झील फेमस है। क्या? हमारा लोकटक झील। ठीक है। और उसके बाद हम अपने दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, सांभर झील को। तो जो हमारा सांभर झील है ये हमारा नमक उत्पादन के लिए उपयुक्त झील मानी जाती है, क्योंकि सबसे अधिक नमक उत्पादन सांभर झील से किया जाता है। ये किस राज्य में है? तो आप जानते रहिए कि ये हमारा कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। सांभर झील और जयपुर के समीप है। किसके समीप है ये? जयपुर के। ये हमारा जयपुर के समीप है। और सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में भी इसे या हमारी सांभर झील जानी जाती है। ठीक है। आते हैं वुलर झील को भी देख लेते हैं। वुलर झील को हम भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारे कुछ झील से संबंधित तथ्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में है, ये भी जान जाइए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, थार मरुस्थल की प्रमुख झील कौन सी है? आपको बताना है। सॉरी, यहाँ पे झील टाइप हो गया है। यहाँ पे थार मरुस्थल की प्रमुख नदी होगा, झील ना हो के क्या होगा? नदी होगा। ये मिस प्रिंट या टाइपिंग हो गई है, टाइपिंग इधर है बच्चों। तो थार मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? तो क्या वो लूनी नदी है कि पेरियार नदी है, नर्मदा नदी है या कोसी नदी है? तो आपका ऑप्शन ए लूनी नदी ये होगा यहाँ पर राइट आंसर, कि लूनी नदी क्या है? हमारी थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। लूनी नदी ये हमारी कहाँ से निकलती है? ये हमारी अरावली पर्वत के नागा पहाड़ी जो है, ये कहाँ से नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत के नागा पहाड़ी से। कहाँ से? नागा पहाड़ी से निकलती है। और
आपको ये पता होना चाहिए कि ये किन राज्यों में इसका बहाव है। तो ये आपके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में बहती हुई चलती है। और साथ ही साथ इसके बारे में ये भी जानिए कि ये कहाँ जाकर के समाप्त होती है। तो ये किसी सागर में जाके नहीं मिलती है, बल्कि ये गुजरात के कच्छ के रण में जाकर मिलती है। कहाँ पर? तो ये गुजरात के कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म सागर कौन सा है? तो सबसे गर्म सागर आपको बताना है। ऑप्शन ए भूमध्य सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी आर्कटिक सागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सबसे गर्म सागर कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा लाल सागर। क्या होगा? ऑप्शन बी लाल सागर। ये हमारा सबसे गर्म सागर है और सबसे लवणीय सागर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सबसे ज्यादा इसमें लवण पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? आपको बताना है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, पर्वत श्रृंखला। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए अरावली पर्वत, बी नीलगिरी पर्वत, सी नागा पहाड़ी, डी अन्नामलाई पहाड़ी। तो हमारा आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए अरावली पर्वत। ये सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। सिर्फ भारत में नहीं, इसे हम विश्व की पुरानी पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। चलिए आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूकंप आने से पहले कौन सी गैस का निकास बढ़ जाता है? कौन सी गैस है जो भूकंप आने से पहले उसका रिसाव होता है? आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी रेडान, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि वो कौन सी गैस है जो भूकंप आने का संकेत भी हम इसे मानते हैं कि ये भूकंप का संकेत है। तो बताइए वो कौन सी गैस है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रेडान। रेडान एक ऐसी गैस है जो भूकंप आने से पहले ही भूकंप का संकेत देती है। और ये प्राकृतिक रूप से कहाँ पाई जाती है? तो प्राकृतिक रूप से भी हम बात करें तो ये चट्टानों में, मिट्टी में, पानी में ये पाई जाती है हमारी क्या? रेडान गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पशु है, वैसे ही हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए गंगा डॉल्फिन, बी ब्लू व्हेल, सी शार्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को हम राष्ट्रीय जलीय जीव की संज्ञा दी गई है। अब इसके बारे में हम कुछ एडिशनल जानकारी भी जानते हैं कि ये कब से राष्ट्रीय जीव घोषित हुई है। तो सन 2009। कब से? 4 अक्टूबर 2009 किसका शासन था? तो उस समय हमारे मनमोहन सिंह जी थे। कौन थे प्रधानमंत्री? मनमोहन जी थे। इन्हीं के शासनकाल में क्या किया गया? डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। और यह एक गंगा नदी के शुद्ध जल का क्या है? घोतक भी है, या कह सकते हैं कि ये हमारे गंगा का प्रतिनिधित्व भी करती है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ शुद्ध जल में, मतलब मीठे जल में ही पाई जाती हैं। यदि गंगा, इसीलिए इसे हम गंगा का प्रतिनिधित्व वाला जीव मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए संकट वृक्ष के नाम से जाना जाता है?
आपको बताना है कि वो कौन सा वृक्ष है जिसे हम पर्यावरणीय संकट वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो वो ऑप्शन आपके सामने है, ए हाइड्रा, बी लाइकेन, सी यूकेलिप्टस, डी बबूल। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी यूकेलिप्टस। ये पर्यावरणीय संकटी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा है? तो क्योंकि इस वृक्ष को, ये जो वृक्ष है ये सबसे अधिक मात्रा में क्या करता है, पानी को कंज्यूम करता है और अपने आसपास दूसरे पेड़ों को पनपने नहीं देता है। इस वजह से इसे हम पर्यावरणीय संकट वृक्ष के नाम से जानते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, जल दिवस कब मनाते हैं? ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सबको बताना है और मुझे पता है कि इसका आंसर आप सबको आता भी होगा। ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 22 मई, डी 22 जून। आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो जल दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मार्च को। 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। कुछ और जानकारी भी जान लेते हैं कि 22 मार्च 2024 अभी भी हमारा बीता हुआ है। 2024 का थीम क्या? तो चलिए देखते हैं। जो 2024 की थीम है, आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वाटर। क्या है? वाटर फॉर पीस। वाटर फॉर पीस। क्या है? वाटर फॉर पीस। ये 2024 का थीम है। और 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? अर्थ डे। 22 अप्रैल को हम अर्थ डे मनाते हैं। 22 मई को क्या मनाते हैं? तो बायोडायवर्सिटी डे मनाते हैं। 22 मई को हम क्या मनाते हैं? बायोडायवर्सिटी डे मनाते हैं। तो ये थे हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड और जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में कंस मेला कहाँ लगता है? अगर आप यूपी से हैं तो इसका आंसर सही देंगे। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी वृंदावन, ऑप्शन डी चित्रकूट। आपको बताना है कि कंस मेला कहाँ लगता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी मथुरा। तो कंस मेला कहाँ पर लगता है? मथुरा में। जब राम जी ने कंस का वध किया था उसके बाद से वहां पे कंस मेला मनाया जाता है। तो ये था हमारी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपके सामने ये क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी अंडा उत्पादन, ऑप्शन डी रेशम उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें तुरंत दीजिए, क्योंकि नीली क्रांति ये हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है? मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति। अब हम ये जानेंगे आई, तो ये हमारी आई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 5 साल के लिए पहले हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1985 से 1990 तक हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना चली और नीली क्रांति उसी की देन है। और इसके जो इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय हमारे नीली क्रांति के अग्रदूत के रूप में हम जिसे जानते हैं वो हमारे कौन है? हीरालाल चौधरी। कौन है? हीरालाल चौधरी। तो आज के हमारे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ, आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको और किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए। मैं आपके लिए पूरा प्रयास करूंगी कि आपको आपकी परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन मैं ले आ सकूं। तो चलिए आज बस इतना ही।
जाते जाते मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे के जा रही हूँ और वो क्वेश्चन हमारा है दुग्ध उत्पादन, मतलब दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति जानी जाती है। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति जानी जाती है, ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो बस जाते जाते आपसे इतना ही कहना है कि आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।